महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी चंद्रपुरा प्रखंड प्रमुख अनीता गुप्ता लगातार महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर कार्य में जुटी है प्रमुख। बीते दिन झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी को चंद्रपुरा बीजेपी की बोकारो जिला इकाई ने सुभाष प्रसाद सिंह को नियुक्त किया जिला उपाध्यक्ष। जिला कमेटी के इस निर्णय के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। दुमका में दिखा सरकारी निर्माण कार्य में लापरवाही का नजारा। 2008 में शुरू हुआ सड़क निर्माण कार्य अब तक नहीं हुआ पूरा। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की रांची शाखा के चुनाव हुए संपन्न। चुनाव में सिर्फ एक पद के लिए की गई वोटिंग प्रक्रिया, अन्य पदों में निर्विरोध चुने गए सदस्य। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। गोपालगंज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर अवैध बालू खनन के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। छापेमारी कर पुलिस ने 11 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। अवैध बालू खनन के खिलाफ पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, छापेमारी की है पुलिस ने, जहां छापेमारी के दौरान 11 ट्रैक्टर जब्त किए हैं पुलिस ने। जिला अधिकारी के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से गोपालगंज में। तो विशंबरपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। छापेमारी कर पुलिस ने 11 ट्रैक्टर जब्त कर लिए हैं। संवाददाता शैलेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से ये मामला सामने आया है अवैध बालू खनन का, क्या कुछ है पूरा मामला, जानेंगे? जी निश्चित ही, ये जिले के विशंबरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत का मामला है, जहाँ पे गंडक नदी से लगातार शिकायत मिल रही थी जिला पदाधिकारी डॉक्टर नौल किशोर चौधरी को कि अवैध खनन किया जा रहा है। हालांकि गंडक नहर भी है, वहां से भी अवैध खनन लगातार किया जा रहा है, जिसकी शिकायत मिल रही है काफी समय से। जिसको देखते हुए उन्होंने एक टीम को गठित किया और विशंबरपुर थाना के पुलिस के सहयोग के साथ छापामारी करते हुए 11 ट्रैक्टर को जब्त किया है। ये अवैध खनन का काम काफी समय से चल रहा था और जिससे लोग आसपास के लोग काफी परेशान थे, जिसको लेकर इसकी शिकायत जिला पदाधिकारी से किए थे, जिसके बाद उन्होंने ये कदम उठाया और अभी 11 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। अब देखने वाली बात यह है कि ये ट्रैक्टर जो जब्त हुआ है इसकी जांच होती है और उस ट्रैक्टर मालिक या जो खनन में जो शामिल है, एक तरह से कहिए तो बालू खनन माफिया उसको भी कहा जा सकता है, उन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई होती है और पुलिस किस किस को गिरफ्तार करती है और क्या कार्रवाई करती है आगे। जी बिल्कुल शैलेंद्र, ट्रैक्टर तो जब्त कर लिए जाते हैं, लेकिन बालू माफियाओं की गिरफ्तारी कब होगी? वही तो पुलिस के लिए एक और बड़ी चुनौती है, जो ट्रैक्टर जब्त होकर किया गया है और जो ट्रैक्टर की जो लोकेशन है या जो वो ट्रैक्टर की कागज पत्र है, जो किसके नाम से ट्रैक्टर है क्या है, उसकी भी गिरफ्तारी। साथ ही साथ उसमें जो संलिप्त है, जो कि ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, ऐसे कहिए तो बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कि बालू खनन के कामों में संलिप्त है। 11 जेसीबी मशीन लगाकर 50 ऐसे ट्रैक्टरों को लगा के लगातार खनन की काम की सूचनाएं मिल रही थी, जिसको देखते हुए उन्होंने डॉक्टर गोपालगंज जिला पदाधिकारी डॉक्टर नौल किशोर चौधरी ने एक टीम गठित करके और विशंबरपुर थाना पुलिस के सहयोग से छापेमारी की है, जिसमें एक बड़ी कार्रवाई काम मिली है और लगातार नेटवर्क के पीछे जा रहे हैं और लगातार वहां तक उनका कहना है कि हम उसका जो मास्टरमाइंड है और जो इस पूरे जो बालू खनन का जो नेटवर्क चला रहा है, हमको वहां तक पहुंचना है और जल्द से जल्द हम पहुंचेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र। तो अवैध बालू खनन के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई, ट्रैक्टर तो जब्त कर लिए गए हैं, लेकिन ये बड़ी चुनौती है कि बालू माफिया पुलिस के हत्थे कब चढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। बिहार में जैसा कि अपराध अपने चरम पर है, बढ़ते अपराध को लेकर मौजूदा सरकार और सीएम नीतीश कुमार लगातार घिरते हुए नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने एक बार फिर से अपराध के मुद्दे को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर सवालिया निशान साधा है। पप्पू यादव ने शराब तस्करी, बालू माफिया और सूबे में हो रहे अन्य अपराध को लेकर नीतीश कुमार पर तंज कसा है। तो अपराध बढ़ता ही चला जा रहा। अपराध चरम पे, मुंगेर की गोलीकांड 3 मौत, नालंदा में वार्ड काउंसलर के पति की मौत, बालू माफियाओं का हमला, सद्दाम की मौत, बेटियों को बचाने में मां की मौत, शेरखानी में बेटियों पर गोली, बीजेपी के नेता क्रिमिनल का विरोध किया विनय बिहारी तो उनकी मौत,
लगातार मौत ही मौत। मैं जानना चाहता हूं सरकार से और विपक्ष से, दोनों आदमी को एक दूसरे की आलोचना के अलावा कोई मुद्दा बिहार का क्यों नहीं दिखता है, और विपक्ष के लिए इतना मुद्दाहीन विपक्ष मैंने जीवन में नहीं देखा। और सुना आपने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को, और हमारे संवाददाता कुमार गौतम इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार गौतम, लगातार हम देख रहे हैं कि अपराध अपने चरम पर है और इस पर हम लगातार सवाल भी अब तक उठाते आए हैं। जगह जगह से जिस तरह से अपराध की तस्वीरें सामने आ रही है वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और इस पर कई बार हम चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए अब तक कोई कोशिश नहीं की गई है। कुमार गौतम। बिल्कुल, सरकार हालांकि लगातार बयान देती है कि हम अपराध पर अंकुश लगाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। और यही कारण है कि जन अधिकार पार्टी के जो सुप्रीमो हैं पप्पू यादव, उन्होंने सरकार के साथ साथ विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया है और कहा है, उनके ऊपर भी कहा है कि मैंने अपने जीवन में ऐसा विपक्ष भी नहीं देखा। कहने का मतलब अगर विपक्ष चाहे तो और कड़े शब्दों में और प्रदर्शन के जरिए वो अपराध के खिलाफ जो है सरकार की बैंड बजा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष भी जो है वो शांत है, ऐसा आरोप लगाया है पप्पू यादव ने। और पप्पू यादव चुनाव के वक्त भी कह रहे थे कि अपराध बढ़ा है और जब नई सरकार का गठन हो गया उसके बावजूद कह रहे हैं। और इसके साथ ही पप्पू यादव उन जगहों पर भी जा रहे हैं जो अपराध से पीड़ित हुए हैं। जैसा कि देखिए, रुपेश सिंह हत्याकांड के उनके परिजनों से सबसे पहले पप्पू यादव ने मुलाकात की थी, उनके घर जाकर मुलाकात की। उसके बाद जो राइस मिल बंधु हैं जो अब तक लापता है, उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया, उनके परिवार के से मिलने भी पप्पू यादव सबसे पहले गए थे। तो जो भी घटनाएं हो रही है वहां पर पप्पू यादव मौजूद होते हैं, उनके पीड़ित परिजनों से मिलते हैं, उनको आश्वासन देते हैं, लेकिन सरकार और विपक्ष दोनों पर हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और पप्पू यादव ने साफ तौर पे कहा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा विपक्ष नहीं देखा है जो सरकार की सिर्फ आलोचना करती है। अगर अपराध का ग्राफ बढ़ा है तो उसको लेकर के प्रदर्शन करना चाहिए, धरना देना चाहिए, या सरकार को सजग करने के लिए सदन में वॉकआउट करना चाहिए, सदन में हंगामा होना चाहिए। तो जिन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है उसमें अपराध सबसे प्रमुख और अहम मुद्दा है। आप देखिए कि राजधानी ही पटना ही नहीं बल्कि बिहार के तकरीबन सभी जिलों में अपराध की घटनाएं बढ़ी है। अपराध के साथ साथ जो शराब तस्करी का जो मामला है वो सामने आया है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो विफलता है वो उजागर कर रहे हैं पप्पू यादव, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब तक विपक्ष जो है हंगामा या विपक्ष कड़े शब्दों में निंदा नहीं करता तब तक शायद सिर्फ आलोचना से काम नहीं चलेगा। इसलिए पप्पू यादव लगातार अपने बयानों के जरिए ये कह रहे हैं कि सरकार बिल्कुल निरंकुश हो गई है, अपराध के मामले में सरकार की जो नीति है वो बिल्कुल फेल है। और जिस दावे के आधार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 15 सालों से शासन कर रहे हैं उसमें अपराध कहीं ना कहीं बढ़ा है, और अपराध का जो इजाफा हुआ है वो बहुत तेजी से हुआ है। अपराधी इतने मस्त, पुलिस प्रशासन इतनी सुस्त हो गई है कि अपराध हर जगह लगातार विपक्ष भी आलोचना कर रहा है, जनता भी अब तरसता चुकी है, क्योंकि जनता तो इतनी ज्यादा मात्रा में आलोचना कर नहीं सकती है। तो जब सरकार चौतरफा घिरी हुई है तो आखिर कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा? अभी देखिए, ये चर्चा भी की जा रही थी कि एनडीए के जो दोनों घटक दल हैं, बीजेपी और जेडीयू, दोनों में आमने सामने होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बात सामने आई थी कि एनकाउंटर जिस तरीके से यूपी में योगी मॉडल लागू है तो वही तर्ज यहाँ पर भी हो। लेकिन देखा जा रहा है कि ये भी रास नहीं आ रहा है सरकार को, तो कुछ तो ठोस कदम उठाना होगा जिससे कि अपराधियों के जो हौसले हैं वो ठंडे हो सकें। बिल्कुल अंजलि, बिल्कुल जिस तरह से यूपी में इनकाउंटर किए जा रहे हैं अपराधी, तो क्या बिहार में उसी तर्ज पे बिहार की जो पुलिस है क्या वो उस एक्शन नहीं ले सकती? लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस विभाग के अध्यक्ष हैं और गृह विभाग उन्हीं के अंदर आता है, और वो सूबे के मुख्यमंत्री हैं। वो चाहें तो अपराध को रोकने के लिए पुलिस की समीक्षा बैठक तो करते हैं। सरदार पटेल भवन में वो तमाम पुलिस कप्तानों से, अलग अलग जिलों के जो एसपी हैं उनके साथ वो गहन मंथन करते हैं, समीक्षा करते हैं, लेकिन जैसे ही वो मीटिंग खत्म होती है एक नया अपराध सामने आ जाता है। ये नई सरकार में ज़्यादातर देखने को मिला है।
इसके लिए जो पुलिसिंग है, पुलिस की जो व्यवस्था है, वो जब तक मजबूत नहीं होगी, हर जिले में हर जो पुलिस स्टेशन है, जब तक वहाँ पे मजबूत आत्मविश्वास नहीं होगा, तब तक पुलिसिंग फेल रहेगी। आप देखिए कि दरभंगा में सोना लूट की घटना हो जाती है। उसके अलावा देखिए हर दिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है। मुंगेर में देखिए ज़मीन विवाद में 3 लोगों की मौत हो जाती है और आए दिन इस तरीके की घटना हो रही है। तो हर सेक्टर में, चाहे वो ज़मीन विवाद हो, शराब की तस्करी हो, भूमाफिया हो या फिर अवैध बालू का खनन हो, इस तरीके की घटनाएं आम तौर पे हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय पुलिस है, उसका जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इस नई सरकार के लिए अपराध जो है बहुत बड़ी चुनौती है। अब चाहे यूपी की तर्ज पे इनकाउंटर लेकिन एक्शन देखिए ले सकती कुमार है, गौतम, समझने लेकिन वाली बात यहाँ पर यह है कि आखिर कमी कहाँ पर आ रही है? क्या फोर्स की कमी है, लोगों की कमी है, सरकारी तंत्र आखिर ठीक तरीके से काम क्यों नहीं कर रहा है, पुलिस प्रशासन इतना ज्यादा सुस्त क्यों है, या फिर अपराधियों के साथ पुलिस की मिली भगत कुछ ज्यादा ही होती दिखाई दे रही है? कमी क्या है, इस पर चर्चा नहीं की जा रही है सरकार की ओर से? सरकार ये चीज़ जानना चाहती है कि आखिर कमी कहाँ है। सरकार को ऐसा लगता है कि जो पुलिस तंत्र है, आखिर उसकी जो पुलिसिंग है वो इतनी कमज़ोर क्यों हो रही है। लेकिन जब पुलिस कप्तान के साथ बैठक होती है तो सभी एक सुर में सुर मिलाकर कहते हैं कि अपराध को कम करने के लिए एक अहम बैठक होगी, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। डीजीपी भी कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर। तो सब सरकार और प्रशासन दोनों एक ही बात कहती है कि कानून का राज रहेगा। लेकिन कानून का राज कैसे रहेगा, इसको लेकर के अभी भी जो है सरकार और प्रशासन दोनों उदासीन है। क्योंकि ये अपराध कैसे बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के होनी चाहिए। और अगर अपराध बढ़ रहे हैं तो क्या उसके अनुपात में पुलिसिंग जो तंत्र है, क्या उसको और कह सकते हैं कि उसको और लैस किया जाए किसी चीज़ से, या फिर पुलिस जो है यहाँ पर जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ है तब से सिर्फ और सिर्फ शराब को पकड़ने, धकड़ने और शराब तस्करों को के लिए ही काम कर रही है। क्योंकि एक जब से शराबबंदी कानून लागू हुआ है, पुलिस के तमाम जो कप्तान हैं या पुलिस के जो थानाध्यक्ष होते हैं थाने में, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी शराब को लेकर है। तो कहीं ना कहीं शराब की आड़ में जो अपराध है, जो दूसरे तीसरे कैटेगरी के जो अपराध हैं, वो तेजी से बढ़े हैं, जिसको लेकर के अब या तो अतिरिक्त पुलिस बल की बहाली करनी होगी। लेकिन पुलिस बल की बहाली के साथ साथ जो सरकार कह रही है कि जो जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गई है, उनको या तो रिटायर कर दिया जाए या फिर उनको उनकी सेवानिवृत्ति ले ली जाए। तो कहीं ना कहीं जो 15 सालों में जो बिहार जिस पटरी पर आया है, उस पटरी पर से अगर अपराध जब तक कमेगा नहीं, तब तक यहाँ पर ना तो उद्योग धंधे लगेंगे और ना ही आम आदमी महफूज हो सकेगा। आप देखिए कि सुबह से लेकर के रात तक में ऐसी सैकड़ों घटनाएं सामने आती है, जिसमें अब ये लगने लगा है कि क्या आम आदमी सुरक्षित है। क्योंकि अपराधी तो अपनी घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं, लेकिन जो पुलिस अगर चाहे तो अगर उस अपराध पर अंकुश लगा सकती है, क्योंकि उसके आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं कमी आई है, तभी अपराधी का जो हौसला है वो बढ़ा है। दूसरी बात, जेल के अंदर से भी जो पुलिस है वो ज़्यादा अभी जो छापेमारी हुई थी जेल के अंदर से, तो सिम कार्ड का मिलना, अकाउंट का मिलना, मोबाइल का मिलना, ये बताता है कि अपराध का जो गिरोह है, जो सरगना है, वो कहीं ना कहीं जेल के अंदर से ये चीजें करता है। तो कहीं ना कहीं अब जेल विभाग ही कमजोर है, ठीक तरीके से नहीं चल रहा है कुछ भी बिहार में। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार गौतम तमाम जानकारी के लिए। तो जहां सड़क निर्माण की बातें कही जाती हैं, सुंदर सुंदर सड़कें हैं, क्या फायदा उन्हीं सड़कों पर खून बिखरा हो, उन्हीं सड़कों पर लोग निकलने से डरें। तो यहां पर यह समझने वाली बात है। बढ़ते अगली खबर की ओर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की रैली में शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल ने रांची में रैली के दौरान कार्यकर्ताओं और केंद्र सरकार को 3 कृषि कानूनों को बिना राज्य की सहमति से पास करवाया और इस पर सवाल भी खड़ा कर दिया। और साथ ही केंद्र पर हमला बोलते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी नेता के हाथ में देश की सत्ता है, केंद्र सरकार की नाक के नीचे दिल्ली में हरियाणा, पंजाब के कृषि
कानूनों को लेकर आंदोलन चल रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी के पास उनकी समस्याओं के हल के लिए समय नहीं है। आपको ये भी बता दें कि आने वाले महीनों में बंगाल चुनाव समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और उस पर पार्टी की क्या रणनीति होगी, इस पर भी चर्चा की जाएगी। कई राज्यों में एक तरह का सांप्रदायिक जहर फैलाने का काम हो रहा है और इसकी कीमत समाज के छोटे लोगों को महंगा किसको देने की नौबत आ रही है और आज जिनके हाथ में हुकूमत है देश की, इनकी इसमें जिम्मेदारी है, मगर ये सब इशू नजरअंदाज करने की बात है। ये दूसरा एक इम्पोर्टेंट इशू आज हमारे सामने है, देश के सामने है। ऐसे कई इशू आज है, साथ साथ जहाँ चुनाव है तो चुनाव कैसे करेगा, पूछेगा और संवाददाता अभिनव कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अभिनव, एक तरफ कहा जा रहा है एनसीपी प्रमुख शरद पवार की ओर से कि बिरसा की धरती पर आना उनके लिए गौरव की बात है और दूसरी तरफ वो काफी ज्यादा हमलावर होते हुए भी नजर आए हैं केंद्र सरकार पर। अभिनव। बिल्कुल अंजलि, बिरसा की धरती पर वो आए थे और तय कार्यक्रम के अनुसार उनका आगमन हुआ था। चूँकि 7 मार्च को प्रस्तावित था कि राज्य के हरमू मैदान में उनका कार्यक्रम आयोजन होना था और आयोजन हुआ भी और कह सकते हैं कि बिरसा की धरती पर उनका आगमन हुआ और उन्होंने खुशी भी जाहिर की है। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का भी नाम लिया है। मैं उस चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा कि उन्होंने कहा है कि हम महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जो है झारखंड जाना जाता है और बड़ी उपलब्धि क्रिकेट के जगत में महेंद्र सिंह धोनी ने दिखाया है, तो उनकी उन्होंने तारीफ की। साथ ही साथ कह सकते हैं कि केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से 3 कृषि कानून जो पास करवाए गए हैं, बिना राज्य की सहमति से पास करवाए गए हैं और पार्लियामेंट से जो ये बिल पास हुआ है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, केंद्र सरकार उनको सुनने का तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं कि 100 से ज़्यादा दिन का समय गुजर गया, 12 दौर की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी निर्णय नहीं देखने को मिल रहा और कई किसानों ने शहादत दी है। तो क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार को जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा का कई नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन उनको यह शर्म नहीं आती कि 20 और 25 किलोमीटर की दूरी उनके सरकारी आवास से किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहां पर वो नहीं जाते हैं, बात विचार नहीं करते हैं किसानों से और लगातार जो है किसान देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी ठंड का मौसम गुजरा, कड़ाके की ठंड में उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया अपनी मांगों को लेकर। तो उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही है। कई दौर की जो वार्ता थी वो अब विफल हो चुकी है और ऐसे में आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। तो कृषि कानून को लेकर उन्होंने टारगेट किया है केंद्र सरकार को और कहा है कि केंद्र सरकार के हट धर्मिता सामने देखने को मिल रही है। एक तरफ बंगाल का दौरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ बीजेपी के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई नेता वहां पर भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन उनको इतना शर्म नहीं आता कि वो जाकर किसानों से मिल सकते हैं। तो ये सब सारी बातें उन्होंने कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और उन्होंने यह भी कहा है कि भाजपा तोड़ मोड़ की राजनीति कर रही है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि उनका जो शरद पवार है, उन्होंने कहा है कि सीबीआई, ईडी और कई जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उनका उपयोग करके बंगाल में क्या कुछ किया जा रहा है जनता के सामने दिख रहा है। तो ये सब सारी बातें उन्होंने कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और साथ ही साथ रैली में भी उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि मुख्य उद्देश्य यही था एक पॉइंट ऑफ व्यू के बाने के। तो जिस तरीके से एनसीपी का यहाँ पर रोल है, एक ही विधायक है हुसैनाबाद सीट से जो कि अध्यक्ष भी है, प्रदेश अध्यक्ष कमलेश सिंह, वो प्रदेश अध्यक्ष है यहाँ पर और पार्टी कैसे यहाँ पर आगे बढ़े, चूंकि एक ही विधायक है और आगे की रणनीति कैसे सेट हो, चाहे जिला स्तर की बात करें या बूथ स्तर की बात करें, तो कैसे पार्टी यहाँ पर मजबूत हो, इसकी चर्चा की गई। चूंकि पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था कमलेश सिंह के द्वारा और कार्यक्रम का आयोजन करने के बारे में बताया गया था, तो पार्टी को कैसे विस्तार किया जाए जिला स्तर पर, बूथ स्तर पर, सारे रणनीति भरी। और जिस तरीके से आप देखेंगे कि जो कल रैली आयोजन की गई थी, जब शरद पवार भाषण दे रहे थे वहां पर अंजलि, तो एक कार्यकर्ताओं में जोश भरने की वहां पर बात कही गई और पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए इसकी भी वहां पर चर्चा की गई। तो कैसे देख सकते हैं कि कई अहम मुद्दों को लेकर वहां पर आए थे और साथ ही साथ एक बात और निकल के सामने आ रही है, चूंकि
चूंकि अब एक विधायक है और ऐसा मीडिया बंधु के द्वारा एक सवाल किया गया था कि आरजेडी कोटे से एक विधायक उनको मंत्री बना दिया गया, तो एनसीपी का एक विधायक है तो उनको मंत्री क्यों नहीं बनाया जाता। तो इस सवाल का जो जवाब निकल के सामने आया कि चूंकि उनका पोस्ट पोल अलायंस था, प्री पोल अलायंस जो है आरजेडी का था, तो शायद इस वजह से उनको मंत्री बनाया गया। लेकिन अगर हम एनसीपी की बात करें तो एक ही विधायक और पोस्ट पोस्ट अलायंस हुआ था, इसलिए मंत्री नहीं बनाएगा। तो शायद अगर हम बात करें तो एक विषय जो मुख्यमंत्री से मुलाकात की बात हुई थी, हालांकि मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन जो खबरें निकल के सामने आ रही थी अंजलि की, अगर उनकी मुलाकात होती है तो एक पद को लेकर जो मंत्री पद खाली है उस पर उन्होंने बात रखी करने का बात कही जा रही थी, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई है। हालांकि अगर और महीने में बात करें तो कई चीज़ों को लेकर उनका यहाँ पर आगमन हुआ था और कह सकते हैं कि जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा या रैली रहा, कई चीज़ों को लेकर उन्होंने किया है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में कैसे एनसीपी इन सब सारी चीज़ों को टैकल करता है। जी अंजलि। बिल्कुल अभिनव, लेकिन जिस तरीके से बात हो रही है कि पार्टी को अब राज्य स्तर पर यानी कि झारखंड में मजबूती प्रदान करने की जो बात कही जा रही है शरद पवार की ओर से, प्रतिक्रियाएं कैसी देखी जा रही है? देखिए, प्रतिक्रिया की बात करें तो सब अपने अपने तरीके से एजेंडा सेट करते हैं और चूंकि आप देखेंगे अंजलि कि कई राज्यों में अब विधानसभा चुनाव होने वाले, चाहे बंगाल की बात कर ले, असम की बात कर रहे और केरल की बात कर ले, तमाम जो जो राज्य हैं वहाँ पर चुनाव होने में, ऐसे में सारी पार्टियां हैं जो कह सकते हैं कि अपना सक्रियता दिखाती है और देख सकते हैं कि बंगाल में क्या स्थिति बनी हुई है। लगातार जो है बीजेपी अटैकिंग मूड में है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी वहाँ पर एक रैली हुआ और कई जो बीजेपी के नेता अपनी ताकत वहाँ पर झोंक रहे हैं और ऐसे में देख सकते हैं कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी तैयार है इसको लेकर। अगर प्रदेश स्तर की बात कर ले तो जेएमएम अपने तरीके से यहाँ पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है और जहाँ तक कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन होगा और एनसीपी की बात रहे, चूंकि अब बंगाल में चुनाव होने वाले तो एनसीपी भी अटैकिंग मोड में है। हालांकि उनका कहना है कि जिस तरीके से भाजपा सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके ममता बनर्जी को झुकाने की कोशिश कर रही है, ऐसे में हमारी जो विपक्षी पार्टियां उनका फर्ज बनता है कि उनकी हम सहायता करें, हेल्प करें और शायद यही वजह है कि उन्होंने कहा है कि हम टीएमसी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे ताकि हम बीजेपी को पछाड़ सके। तो सब अपने अपने तरीके से रणनीति बना रहे हैं और प्रतिक्रिया की बात करें तो प्रतिक्रिया सब अपने अपने तरीके से दे रहे हैं, चूंकि हर एक पार्टियां चाहती है कि हम अपना विस्तार करें और शायद यही वजह है कि सारी पार्टियां जो है चुनावी बुगुल फूंक चुकी है और सभी चुनाव की तैयारियों में लग चुकी है। अब देखना यह होगा कि जब चुनाव होगा तो इन सब सारी चीजों को कैसे वहां पे प्रदर्शित किया जाएगा। जी अंजलि। बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि ये बात सामने आ रही है, एक तरफ शरद पवार केंद्र सरकार पर काफी ज्यादा हमलावर दिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कृषि कानून जब से लागू हुआ है तब से देश के जितने भी किसान हैं धरने पर बैठे हुए हैं, ना तो कोई बातचीत का हल निकाला जा रहा है। तो दूसरी बात ये समझने वाली है कि आखिर ये हल कब तक निकलेगा, क्योंकि कृषि कानून का भी विरोध चौतरफा हो रहा है। तमाम विपक्षी दल भी इस तरह से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और एक मौका एक तरीके से मिल चुका है अभिनव कि जिस तरीके से कृषि कानून लागू हुआ है, किसी भी पार्टी से कोई भी सलाह मशवरा नहीं की गई और एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी अब इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, जिस तरीके से निशाना साध रहे हैं वो। बिल्कुल अंजलि, आप देखेंगे जिस तरीके से कृषि जो बिल है वो पास किया गया, अब कानून बन चुका है और उसको लेकर आप देश भर में क्या स्थिति बनी हुई है, लगातार जो है वहाँ पे प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं गाजीपुर बॉर्डर है या जो सटे इलाके हैं दिल्ली एनसीआर के या गाजियाबाद की बात कर ले तो तमाम जगह पर जो है किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और कितनी दौर की वार्ता हो चुकी है अंजलि, 12 दौर की वार्ता हो चुकी है। कई बार चीज़ें सामान्य देखने को मिल रही थी लेकिन फिर स्थिति वहाँ पर ठीक नहीं हुई और फाइनली जो है कुछ नतीजा नहीं निकल के आ पाया। जहाँ तक हम भाजपा की बात करें, भाजपा अपने तरीके से वहाँ पर देख रही है और उन्होंने कह दिया है कि जो कृषि कानून है वो वापस नहीं होगा और ऐसे में तमाम जो विपक्षी पार्टियां लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। और अब देखेंगे कि झारखंड स्तर पर भी अगर हम यहाँ की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आप देख सकते हैं अंजलि की क्या स्थिति बनी हुई है। झारखंड में कांग्रेस पार्टी जो विपक्षी पार्टी है यहाँ पर अगर केंद्र की तुलना में बात करें तो लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ में लगातार जो है प्रदर्शन कर रही है, लगातार मुहिम चला रही है और देख सकते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। और जहाँ तक हम नेशनल स्तर की बात करें तो कई ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं वो सपोर्ट कर रही है किसानों को, लेकिन चीज़ें स्थिति स्पष्ट नज़र नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है केंद्र सरकार अड़ी हुई है कि ये जो कानून है वापस नहीं होगी, तो दूसरी तरफ जो किसान हो या ऑल जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी कह सकते हैं कि लगातार जो है किसानों का
समर्थन कर रही है। और वो भी देख सकते हैं कि अब जब तक कृषि कानून वापस नहीं लेगी केंद्र सरकार, तब तक ये विरोध प्रदर्शन का दौर है वो चलता रहेगा। तो यही इसी बीच में देख सकते हैं अभिनव कि कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए ही। अब किसी पार्टी को किसी राज्य में अपनी मजबूती से खड़ा होना है। बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि तमाम पार्टियां चाहती हैं कि उनका विस्तार हो तमाम राज्यों में, और चुनाव भी नजदीक हैं, तो ऐसे में हर पार्टी एक मुद्दा चाहती है, खास करके केंद्र सरकार को घेरने की पूरी कोशिश रहती है, और यही देखा गया झारखंड में भी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव तमाम जानकारी के लिए। तो आने वाले चुनावों को लेकर के पार्टी स्तर पर तैयारी की जा रही है। शरद पवार रैली में शामिल हुए, उनके साथ प्रफुल्ल पटेल ने इस रैली को संबोधित किया। और वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की रांची शाखा का चुनाव संपन्न हुआ, और इस चुनाव में सिर्फ एक पद के लिए वोटिंग प्रक्रिया की गई। अन्य पदों में सदस्य निर्विरोध चुने गए। और आईएमए रांची के वर्तमान सचिव डॉक्टर शंभू प्रसाद सिंह इस बार अध्यक्ष पद के उम्मीदवार है। तो वहीं चुनाव में कुल 850 डॉक्टरों ने वोट डाले हैं। आपको यह भी बता दें कि 7 साल के बाद अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है। इससे पूर्व अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार निर्विरोध जीतकर आते थे। आईएमए रांची ब्रांच का प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए इलेक्शन कंडक्ट किया जा रहा है, और बाकी जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनका चुनाव निर्विरोध हो गया है। और जो प्रेसिडेंट के लिए डॉक्टर शंभू प्रसाद और डॉक्टर वीके जैन खड़े हैं। अभी तक सारे डॉक्टर्स जिन्होंने वोट किया है, इन्होंने अप्रिशिएट किया है कि जो इलेक्शंस के जो प्रोसेस हैं वो बहुत स्मूथ हैं, और ये एक्सपीरियंस भी बना रहे आगे। और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग फॉलो कर रहे हैं, खास करके कोविड रूल्स के भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और इतने वोटर टर्नआउट, डॉक्टर्स खास करके जो कि नहीं निकल पाते अपने क्लिनिक से, उन लोगों का प्रेजेंस देख के हम लोग भी उत्साहित हैं। बहुत ही अच्छी ढंग से चल रही है, और मतदान का जो नियम और तौर तरीके हैं एवं कोरोना का जो गाइडलाइंस है उसके अनुपालन करते हुए सारी व्यवस्था चल रही है, और ढंग से मतदान हो रही है। कि समझिए कि एक मैंने जनतांत्रिक जो प्रक्रिया है उस पर एक प्रक्रिया को पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। डेमोक्रेसी का पूर्णतः हम लोग अनुपालन करते हुए मतदान करवा रहे हैं। और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन मुजफ्फरपुर पहुंचे। मुजफ्फरपुर दौरे पर मंत्री ने बिहार में उद्योगों के भविष्य को लेकर पत्रकारों से बातचीत की, जहां उन्होंने बिहार में उद्योगों के विकास के लिए उत्साहवर्धक रिस्पांस मिलने की भी बात कही है। साथ ही उन्होंने बिहार को एथेनॉल हब बनाने के लिए की जा रही तैयारियों के बारे में विचार विमर्श किया। से भी बात करेंगे। तो इथेनॉल के लिए बहुत उत्साहवर्धक रिस्पांस है। सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत उत्साहवर्धक रिस्पांस है। आज ही मैं मुजफ्फरपुर से एक बड़े उद्योगपति से मैंने बात किया, उनके तरफ से भी रिस्पांस आया है। इथेनॉल और सीमेंट में जो 4 हमारे जितने भी पावर हाउस हैं उसमें जो फ्लाई ऐश निकलता है उससे हम सीमेंट की फैक्ट्री को देने वाले हैं, ताकि सीमेंट इंडस्ट्री आ जाए। हम टेक्सटाइल पार्क हो गया, इंडस्ट्रियल पार्क हो गया, ये सब बनाने वाले। ये बोलेंगे हट जाएंगे आप लोग। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।